आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं माहिरा गौहर। आज नजर डालेंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देने का ऐतिहासिक फैसला किया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक पटना देवी मंदिर में भी की पूजा अर्चना, राज्य के सुख शांति और समृद्धि के लिए मांगी मां से दुआ। और नालंदा में मॉडल अस्पताल में मरीज की मौत, बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल में तोड़फोड़, स्टाफ पर हमला, डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग। और त्योहार के सीजन में आरा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का जागरूकता अभियान, लावारिस सामान न छूने और सफर के दौरान सतर्क रहने की दी गई है सलाह। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों और वित्तविहीन संस्कृत विद्यालयों को सरकारी अनुदान देने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा संस्थानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और विद्यालयों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में अब कोई भी शिक्षा संस्थान उपेक्षित नहीं रहेगा, समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलेगा। सरकार की प्राथमिकता है कि इस निर्णय का सामाजिक और शैक्षिक संगठनों ने स्वागत किया है। इस शिक्षा ने समावेशिता और सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसको लेकर हमारे संवाददाता खुर्शीद आलम पटना से जुड़ रहे हैं, वो क्या कुछ बता रहे हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। खुर्शीद, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, देखिए आज बताइए इसके बारे में। देखिए आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और वो कमेटी मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड के कार्यों का जो शिक्षक है या टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी, उनको दिए जाने वाला ग्रांट और दूसरी चीजों की समीक्षा हर महीने वो करेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों अभी मदरसों के टीचरों ने एक बड़ा हड़ताल किया था जब वो भूख हड़ताल पे आए और उनका मुतालबा ये था कि उनको ग्रांट दिया जाए। 1633 मदरसे थे जिनको ग्रांट का मामला, हाफिजों की सैलरी, साइंस टीचर की सैलरी और उसके अलावा दूसरे और कई डिमांड्स उनके थे, जिसमें मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने वहां आकर के उनको ये वादा किया कि वो हड़ताल खत्म कर दें जब वो भूख हड़ताल पे आ गए। बहुत जल्द सरकार फैसला करेगी। अभी आप जो इसका जिक्र कर रही थी, ये एक कमेटी बनी है जिसमें चीफ सेक्रेटरी है, डेवलपमेंट कमिश्नर है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से 3 लोग हैं। एजुकेशन सेक्रेटरी होंगे और प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन के डायरेक्टर होंगे, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, वैसे मिलाकर के कुल 9 लोगों की ये कमेटी है और ये कमेटी हर महीने मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड की समीक्षा करेगी। जी बताएं, यही है इसमें। और इसके बाद फिर ये लगता है ये है कि गवर्नमेंट ने वादा किया था कि बहुत जल्द मदरसों को ग्रांट दिया जाएगा। जो छूटे हुए मदरसे हैं, 1634 मदरसों में तकरीबन 600 मदरसों का की जांच का मामला था, वो जांच होकर के फाइल यहाँ आई मदरसा बोर्ड में। मदरसा बोर्ड ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा और बात ये आ रही है कि हो सकता है कि 400-450 के आसपास मदरसों को ग्रांट मिल जाए। मदरसे के आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपको आवाज मिले मेरी? जी खुर्शीद, मैं पूछना चाहती हूँ, तो क्या लगता है इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा, या महज चुनावी वादे की तरह ये भी एक वादा बन के रह जाएगा? नहीं, देखिए ये लागू करने की बात, जहां तक आप नाफिस की बात कर रही हैं, अभी इन लोगों से जो पीछे हड़ताल कर रहे थे, इन लोगों से ये वादा किया गया था कि बहुत जल्द ये कर दिया जाएगा। अब लगता ये है कि बिहार में 10 तारीख के करीब ज़ाब्ता अखलाक यानी मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड का मामला हो जाएगा, सारी चीज़ें
बंद हो जाएंगी योजनाएं। दूसरा ये है कि 3 तारीख अभी दशहरा की छुट्टी है, 3 को एक रोज दफ्तर खुल रहे हैं, उसके बाद फिर 6 को। तो मुमकिन है कि गवर्नमेंट 6 को कर दे या 5 को कर दे, कुछ 6 को कर दे या 3 को कोई इन लोगों के लिए खुशखबरी मिले, लगता तो है। या फिर एक खबर अंदर खाने से ये आ रही है कि ये सिर्फ मदरसा नीतीश बोर्ड के कुमार चेयरमैन इससे मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मुस्लिम को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है? इसको लेकर ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि जाहिर सी मुस्लिम बात, समाज जो एक थोड़ा रूठा हुआ लग रहा था नीतीश कुमार से, तो उनको साधने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है। देखिए, बिहार में मदरसों का एक बड़ा निज़ाम है, 3500 4000 के आसपास मदरसे हैं, और हर मदरसे में अगर 10 फैमिली भी रखा जाए तो एक बड़ा, और ये 10 लोग आने अपने आसपास के 100 लोगों को इफेक्ट करते हैं, तो तकरीबन 1-1.5 करोड़ की आबादी जो मदरसों से जुड़ी हुई है, मुसलमानों के 2.5-3 करोड़ की आबादी में से आधी आबादी, वो इफेक्ट तो जरूर करेगी। और अगर मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री इस पे कर देते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है खुर्शीद, हम आपसे चाहते हैं इजाजत, और हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित ऐतिहासिक पटना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन के दौरान उन्होंने राज्य के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस मौके पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने आम लोगों से भी मुलाकात की है और मंदिर की व्यवस्था की सराहना की है। देवी मंदिर को बिहार की शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और मुख्यमंत्री का ये दौरा श्रद्धालुओं के लिए एक प्रेरणादायक क्षण रहा। इस दौरान मंत्री और विजय कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और आज भक्ति के दिन में सारे बिहार और देशवासियों को हृदय से हमारी शुभकामना है कि 21वीं सदी का भारत, विकसित बिहार बने, हर भारतीय सुखी, निरोग और समृद्ध हो, यही हमारी शुभकामना है। सबका कल्याण हो, सब सुखी, निरोग, समृद्ध हो, हमारा धरती फिर से गौरवशाली बने, यही हमारी शुभकामना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है और माननीय गवर्नर साहब अभी आने वाले हैं। माता के भक्तों के बीच महाआरती का कार्यक्रम। और बिहार थाना क्षेत्र के मॉडल सदर अस्पताल बिहार शरीफ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मरीज की मौत के बाद उग्र परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ मचाया। मृतक संजय सिंह नेपुरा गांव के रहने वाले थे, जो नवरात्रि के दौरान सीने पर कलश रखकर मां की आराधना कर रहे थे। 8वें दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तत्काल मॉडल अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजन भड़क उठे और अस्पताल स्टाफ पर हमला बोल दिया। नर्स, गार्ड और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। डॉक्टर विश्वजीत कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो काम नहीं करेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी नूरुल हक मौके पर पहुंचे और जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नेपुरा गांव के एक मरीज को कुछ लोग लेके आए थे, महिला और पुरुष। उसी दौरान शायद डॉक्टर देख ही रहे थे या बताया गया कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है। उसी क्रम में उन लोगों द्वारा अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दिया गया, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली। तुरंत हम लोग यहाँ अरेस्ट किए तो वो लोग कहीं चले गए हैं। हम लोग उनका पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपके मुखिया जी का भी नाम सामने आया है? अभी हम लोग अभी देख रहे हैं सीसीटीवी जो फुटेज है, फुटेज तो उपलब्ध है, उसको हम लोग देख रहे हैं। जो भी होंगे उनको पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। शुरू रोगी लेके आया, हम वहाँ खड़ा थे गेट पर, तो वही हम बोले ठीक है ले जाओ। गेट खोल गया डॉक्टर देख रहा है तो पर भी बोल रहा है डॉक्टर नहीं है, ये है वो। तुरंत उठा के मारने लगा जब हम भागे तोड़फोड़ किया। हाँ, 5-6 आदमी लोग 1 सेकंड में तुरंत बर्बाद कर दिया। हम लोग को जैसे गांव में खबर मिला, हम तुरंत यहाँ आए तो पता चला कि वो लोग लेके चला गया। जी मंजूर। हुआ क्या था मरीज को? हुआ तो हम लोग खबरें मिला कि उसको
और माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन भाजपा जदयू इस पर मौन साधे हुए है। उन्होंने कहा है कि सीएजी की 70,000 करोड़ की रिपोर्ट हो या प्रशांत किशोर द्वारा मंत्रियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। दीपांकर ने यह भी सवाल उठाया है कि प्रशांत किशोर ने जिन 240 करोड़ की कमाई का दावा किया है वो किससे सलाह देने के बदले में मिली? क्या ये पैसा भाजपा की 400 प्लस सीट योजना से जुड़ी हुई है? सरकार ने कुछ बिहार में अभी भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा बहुत जोरों पर है। एक तो आम लोगों का बिल्कुल ये अनुभव है कि कोई भी सरकारी काम बिना भ्रष्टाचार, बिना रिश्वत होता ही नहीं है, और तमाम लोगों की शिकायत है कि बिहार में ये भ्रष्टाचार, जो नीचे का भ्रष्टाचार है, जो संस्थागत भ्रष्टाचार है, वो अभी चरम पर है। सीए जी ने ये पूरे बिहार के बारे में कहा कि 70,000 करोड़ का हिसाब बिहार सरकार का नहीं मिल रहा है। इसके बारे में भी सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया। और इधर कुछ दिनों से प्रशांत किशोर जिस तरह से सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, इस पर भी कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो एक समय था जब नीतीश जी कहते थे कि क्राइम और करप्शन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। एक समय था जब करप्शन का इल्ज़ाम आने पर नीतीश जी जवाब देते थे, यहाँ तक कि गठबंधन बदल लेते थे। लेकिन आज चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे उनके तमाम जो और भाजपा के नेता मंत्री, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप आ रहे हैं, इस पर ना तो नीतीश जी की ओर से कोई बात है, नीतीश जी पूरी तरह से खामोश है, ना भाजपा और जदयू की ओर से भी कहीं कोई जवाब मिल रहा है। जदयू के प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी की ओर से कोई बात नहीं आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहीं कोई बात नहीं है। आर के सिंह सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। तो निश्चित तौर पर बिहार के लोग ये जानना चाहेंगे कि इतने गंभीर जो आरोप लग रहे हैं, सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं, तो सच्चाई क्या है। तो ये एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। लेकिन कल जो प्रशांत किशोर जी ने अपने बारे में जो उन्होंने बताया कि पैसा कहाँ से आता है, तो कुछ सवाल तो इससे भी खड़े हो जाते हैं। और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को लेकर उठ रहे विपक्षी के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची में संशोधन का पूरा अधिकार है और ये प्रक्रिया चुनावी कानूनों के तहत की जाती है। फाइनल लिस्ट हो रहा है, तो देखिए, भारत के चुनाव के कानून में इस बात का अधिकार है चुनाव आयोग का कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में, जो मृत हैं उसको रखा जाए, जो दो जगह वोटर हैं उनको रखा जाए, और सबसे बड़ी बात जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये तो हमेशा होता रहा है। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है, हम लोग भी लगते हैं, तो क्या। और मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू को एक फेसबुक लाइव के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी अररिया जिले के एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक द्वारा दी गई है, जिसका संबंध छातापुर क्षेत्र के सक्रिय आपराधिक गतिविधियों से बताया जा रहा है। मंत्री ने तुरंत स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सुपौल साइबर थाना में मामला दर्ज कर दिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमें भी कल पता चला कि कुछ शरारती तत्व फेसबुक पे लाइव आके गाली गलौज किया है, जान से मारने की धमकी दिया है। तो हमने प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई इस तरह की बात है, और प्रशासन के लोगों के से पता चला है कि एफआईआर भी दर्ज हो गया है, उसकी खोजबीन जारी है। पता चला कि अररिया जिले का कोई माइनॉरिटी समाज का लोग है। ये हमारा छातापुर जो है वो माइनॉरिटी समाज की बहुसंख्यक कहा जाता है। वहाँ काफ़ी लोग प्रेशर बनाने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, और ख़ास करके जब चुनाव आता है तो इस तरह का हरकत कुछ न कुछ हमेशा होते रहता है। प्रशासन इस पर लगी हुई है कार्रवाई करने। और बीजेपी के मीडिया प्रमुख दानिश इकबाल ने जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू पर चुनावी हल्फनामे में उम्र की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 2004 में उदय सिंह की अपनी उम्र 44 साल बताई गई, जबकि 2009 में वही उम्र उससे बढ़कर
57 साल हो गई, सिर्फ 5 साल में 13 साल कैसे बढ़ गए? दानिश ने तंज कसते हुए कहा, आखिर कौन सा शिलाजीत खाए थे? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब प्रशांत किशोर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी को उम्र चोर कहते हैं तो उनके बगल में बैठे व्यक्ति खुद सबसे बड़े उम्र चोर हैं। देखिए, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाए और राजनीतिक के तौर पर जो है उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने का नाकामयाब प्रयास किया और अपने पास अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठा करके जो खुद जालसाज में लिप्त है, जिसने 2004 में अपनी आयु 44 वर्ष घोषित करता है और 2009 में वो अपनी आयु 57 वर्ष घोषित करता है अपनी एफिडेविट में, जो मैं प्रमाण के तौर पर आपके माध्यम से दिखा रहा हूं। तो ये प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कौन सा कांड किया जिसके कारण कि उसे अपनी आयु बदलनी पड़ी, जिसके कारण कि उसे अपनी आयु छुपानी पड़ी, और ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि 5 वर्ष में 13 वर्ष की आयु उसकी बढ़ जाती है। तो ये सब जालसाज लोग हैं। प्रशांत किशोर शराब माफिया से पैसा लेता है, प्रशांत किशोर कंस्ट्रक्शन की कंपनी से पैसा लेता है और कहता है कि मैं सलाह देकर के पैसा लेता हूं। कंस्ट्रक्शन की कंपनी को प्रशांत किशोर क्या सलाह देता है? क्या प्रशांत किशोर इंजीनियर है? क्या प्रशांत किशोर आर्किटेक्ट है? शराब कंपनी को प्रशांत किशोर क्या सलाह देता है? क्या प्रशांत किशोर केमिकल इंजीनियर है? वो फॉर्मूला बताता है कि कितना अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए शराब में। तो ये पूरी तरह से अब इन लोगों का एक्सपोज हो चुके हैं ये बिहार की जनता के सामने कि ये जो कहते हैं कि मैं, ये तो अपने आप को कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल एडवाइजर हूं। तो पॉलिटिकल एडवाइजर का काम जो है कंस्ट्रक्शन की कंपनी में क्या हो सकता है, शराब की कंपनी में क्या हो सकता है? तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अब तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जालसाज हैं, उन्होंने अपनी आयु छिपाई है। अब तो जनता पाई पाई का। और भोजपुरी सुपरस्टार और नेता पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को लोकसभा चुनाव के पहले की नाराजगियों को दूर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व में तावड़े और सिन्हा को ये विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि पवन सिंह और कुशवाहा के बीच दुनिया खत्म कर राजनीतिक समीकरण फिर से मजबूत किए जाए। सियासत में दोस्ती और नाराजगी अक्सर वक्त के साथ बदलती रहती है। इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों को संकेत दे दिए हैं। और भागलपुर में ट्रैफिक जागरूकता और सड़क सुरक्षा अभियान के लिए मशहूर बिहार पुलिस के लिए सिपाही धनंजय पासवान, जिन्हें लोग प्यार से हेलमेट मैन कहते हैं, का तबादला नौगछिया पुलिस जिला में कर दिया गया है। धनंजय पासवान डायल 112 में तैनात थे और अपने अनोखे अंदाज से लोगों को हेलमेट पहनने के लिए और ट्रैफिक नियम मानने के लिए, साफ सफाई के लिए प्रेरित करते रहते थे। स्थानांतरण की सूचना मिलते ही भागलपुर पुलिस लाइन में उनका भावुक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां पुलिसकर्मियों ने उनके समर्पण को सलाम दिया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बस मेरा यहाँ से एक जो सरकारी नियम होता है, रूल होता है, मैं उसको पालन कर रहे हैं। मैं यहाँ के वासियों से यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सबों के लिए जो मैं इतनी कड़ी धूप में इतना कुछ बता के जा रहे हैं, बस आप लोग फॉलो करेंगे। अगर आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको हर समय धनंजय सर, धनंजय भाई, धनंजय बेटा या जो भी आप मानते हैं, कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता, कहीं अगर गिर जाते हैं, उस समय आपको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको याद आएंगे। अगर आप इस बात को फॉलो करेंगे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना होगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। मैं इनके यहाँ के वासी से यही कहूँ। जैसा कि हम सभी धनंजय सर को हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं, ये जिस तरीके से हेलमेट पहनाने को लेकर लोगों के बीच मोटिवेशन देते हैं और हम सबों को इंस्पायर करते हैं, उसको लेकर तो सबसे पहले भैया का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम सारे यंग जनरेशन के लोग हैं। कई बार क्या होता था कि जब हम लोग बाइक लेकर रोड पर निकलते थे तो कहीं ट्रैफिक लाइट है, कहीं पुलिस वाले हैं, फिर भी हम लोगों को डर नहीं लगता था कि चलो हेलमेट पहनना है, नहीं तो चालान काट लेगा या रोक लेगा। ऐसा पर्सनली हमको भी कभी नहीं लगा और हम कभी पहने भी नहीं। अब ये मेरी नादानी कहिए या आप इसको जो भी समझिए, लेकिन जब हम धनंजय सर का वीडियो देखे तो ये हेलमेट पहनाने को लेकर धूप में, बरसात में, हर जगह लोगों को रोक कर, कभी पौधा देकर।
और दशहरा, दीपावली और छठ जैसे पर्वों को ध्यान में रखते हुए आरा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षक प्रभारी दीपक कुमार की अगुवाई में टीम माइकिंग के जरिए यात्रियों को ये सलाह दे रही है कि वे किसी लावारिस सामान को ना छुएं, अजनबियों से खाने पीने की चीजें ना लें और खासकर महिलाएं भीड़ भाड़ से बचें और अपने सामान का ध्यान रखें। आरपीएफ का कहना है कि हमारा उद्देश्य त्योहारों के समय लोग सुरक्षित और सहज यात्रा कर सके, यही है। देखी रहेंगे अभी यात्रियों के बीच में हम जो जागरूकता अभियान कर रहे थे, हमारी लोगों से दरख्वास्त है, अपील है और उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि वो यात्रा के दौरान कोई भी अपरिचित व्यक्ति जिसको वो नहीं जानते हैं, जिससे ट्रेन में पहली दफा उनकी मुलाकात हुई है, उससे किसी भी प्रकार का खाने पीने का सामान नहीं लें। उनको कोई संदिग्ध वस्तु नजर आती है तो वो 139 पे या जो भी उनको रेल कर्मी या आरपीएफ जीआरपी का जो भी स्टाफ नजर आ रहा है उसको वो जो है सूचित करें। और आरा रेलवे स्टेशन पर आज सांसद सुदामा प्रसाद ने अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से चेरापल्ली तक हाजीपुर और पाटलिपुत्र आरा से डीडीयू के रास्ते जाएगी। दुल्हन की तरह सजी ट्रेन 1 घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची, जहां सांसद ने चालक को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इसके साथ ही पटना बक्सर फास्ट पैसेंजर ट्रेन की भी शुरुआत कर दी गई है, जिससे स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सांसद ने बताया है कि वे रेलवे मंत्रालय से लगातार यात्री सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और जल्दी स्टेयरिंग कमेटी में ये मुद्दा उठाया जाएगा। आंध्र प्रदेश तक 05253 ट्रेन का स्पेशल ट्रेन का ठहराव आज यहाँ से हरी झंडी दिखलाया गया, नई ट्रेन चली है और इस ट्रेन के आने से हम समझते हैं कि पूरे शाहाबाद वासियों को भारी लाभ होगा और यात्रियों के हक में हम लोग अतीत में भी लड़े हैं, अभी भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। यात्री सुविधाओं की और गया शहर के अवगेला स्थित दरगाह में हजरत सैयद सा काजी मुजाहिर इमाम मुनामी रहमतुल्लाह अलैह के 83 सालाना उर्स बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दूर दराज से बड़ी संख्या में ज़ायरीन और अकीदतमंद पहुंचे और बुजुर्ग के खराजे अकीदत पेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान खानी से हुई, जिसके बाद मिलाद शरीफ, नात और दुआ का आयोजन किया गया। चादर पोशी का कारवां खानका चिश्तिया से निकलकर अवगेला कब्रिस्तान पहुंचा, जहां ज़ायरीनों ने फूल और चादर पेश की और मुल्क में अमन चैन की दुआ की गई। आज सैयद काजी मुजाहिर इमाम साहब का रहमतुल्लाह अलैह का 83वां उर्स मुबारक है। इस मौके पे तमाम लोग यहाँ शामिल हुए हैं जो इनको चाहने वाले हैं और यूपी से, बिहार से, झारखंड से, हर एक ज़िला से लोग पहुँचे हैं और ये बहुत बुजुर्ग शख्सियत हैं। और दानापुर थाना क्षेत्र के नारियल घाट टकिया पर में पुलिस ने छापेमारी कर एक अपराधी विनोद कुमार को देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और खोखा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक पूजा पंडाल के पास हथियार लहराते हुए फायरिंग कर रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अपेक्षा में पूछताछ की जा रही है। और जेडीयू नेता राजीव रंजन ने तमिलनाडु की करूर रैली में भगदड़ के लिए राज्य सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस हादसे की जांच के लिए भाजपा ने हेमा मालिनी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। देखिए, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रथम दृष्टया तमिलनाडु सरकार की एक बड़ी विफलता है। अगर उन्होंने कर्नाटक सरकार की गलतियों की सजा, जिस तरह से आरसीबी विक्ट्री परेड में लोगों को भुगतने के बाद, कई इंसानी मौतों को देखने के बाद, अगर एहतियाती कदम करूर में नहीं उठाए गए तो ये एक बड़ी विफलता तमिलनाडु सरकार की है।
और निसंदेह जो तमिल फिल्मों के नायकों की लोकप्रियता है, इसका पूर्वानुमान बेहद आवश्यक होना चाहिए था कि बहुत ही बड़ी संख्या में लोग विजय को सुनने के लिए आएंगे, और ऐसे में अगर कोई बड़ी चूक हुई है तो इसकी सज़ा 40 से ज़्यादा इंसानी जिंदगियों को भुगतनी पड़ी। उनकी मौतों ने लोगों को झकझोर दिया है। इसीलिए तमिलनाडु सरकार को अपनी सरकार के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मुंसिफ बिहार की खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मुंसिफ टीवी।